नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जो एक संवेदनशील जोन के आईजी के तौर पर अपनी जवाबदेही को निभा रहे हैं। मूल रूप से भी वो मध्य प्रदेश के, आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के भी मुरैना के एक गांव से हैं। और ये भी संयोग है कि मुरैना से ही निकले एक और आईपीएस अधिकारी जिनकी जीवनी पर फिल्म बनी है 12वीं फेल। हालांकि वो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, मनोज शर्मा उनका नाम है। तो मुरैना आप मानिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लोग थोड़ा उसको एक डकैत इन्फेस्टेड एरिया से जोड़कर देखते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुरैना का अपना एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इसी तरह अध्ययन, अध्यापन और अखिल भारतीय सेवाओं सहित वहाँ बड़े मेधावी विद्यार्थियों की भी एक परंपरा है। और जो अधिकारी हमारे साथ हैं वो 2003 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। काफ़ी नवाचारी प्रयोग, थीम 1 उनका एक ऐसा प्रयोग रहा है जिसकी भी चर्चा मध्य प्रदेश में रही है। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह सिकरवार जी, जो रीवा रेंज के आईजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। महेंद्र जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। एक सफ़रनामा पर हम बात करते हैं अफसरनामा में। तो थोड़ा अपने सफ़रनामा के बारे में बताइए कि एक ऐसे एरिया में आपका जन्म हुआ जिसके बारे में नाना प्रकार की किंवदंतियाँ भी हैं। वीरता की परंपरा है, वहाँ सेना में जाने की परंपरा है, अध्ययन अध्यापन की परंपरा है, बड़े सुंदर मंदिर हैं प्राचीन। हमारी जो संसद है उसकी अनुकृति जो पहले वाली संसद रही, उसके भी रूप स्वरूप की झलक वहीं मिलती है। कैसे अपने बचपन को देखते हैं, किस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि रही और बचपन किस तरह का रहा आपका? जी, मूलतः जो है मैं मुरैना ज़िले में एक अरहेला गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। और वहाँ मेरे जो दादाजी थे वो मूलतः कृषक थे और मेरे फादर जो है वो ज़रूर वो शासकीय सेवा में आए और माइनिंग अफसर से रिटायर हुए हैं। और उन्हीं के कारण जो है फिर मैं सब जगह मध्य प्रदेश में लगभग घूमता रहा और शिक्षा भी हमारी ऐसी ही इसके साथ साथ चलती रही। और जौरा में जो है मैं 4th तक पढ़ा हूँ, 5वीं तक। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से चले गए भिंड और भिंड से चले गए शिवपुरी और शिवपुरी से होते हुए फिर हम मालवा की ओर आ गए। और 74-75 में हम लोग देवास आ गए थे। मेरे फादर वहाँ माइनिंग इंस्पेक्टर थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग चलते रहे। तो बाकी की जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ज़्यादा मालवा में हुई। मेरा कॉलेज एजुकेशन भी लगभग वहीं से मैंने बीएससी किया। इस तरह से चलता रहा। फिर मैं 2 साल इलाहाबाद के लिए गया, वहाँ से मैंने फिर एक डिग्री की पीजी किया। फिर उसके बाद लौट के जो है शासकीय सेवा में आने का अवसर मिल गया मुझे। तो फिर अपने मध्य प्रदेश में आ गया जी। तो ये सर्विसेज के लिए प्रेरित आपको किसने किया कि आपको इस डिपार्टमेंट में आना है और वर्दी पहननी है? इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला? नहीं, निश्चित रूप से आज भी इलाहाबाद में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं और तब भी थे वहाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ पर जो है चाय की दुकान पे भी लोग उस ज़माने में, हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तब तैयारी कर रहे थे, तो उस ज़माने में इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात होती थी जी। तो वो तो एक अलग, वहाँ अकादमिक बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। साहित्य में अकादमी, बहुत सारे संस्कृत, चाहे तो संस्कृत के विद्वान थे उस ज़माने में संस्कृत भी ली जाती थी और हिंदी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए जाते थे, अभी भी लिए जाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो था ही। तो इसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिला जो बाद में बड़ी सर्विसेज में भी गए और बहुत अलग अलग जगह उन्होंने अपना मकाम बनाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो आपकी नौकरी का जो पहला अध्याय था वो कहाँ था और कैसे उसकी शुरुआत हुई? दरअसल मैं जो है जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर एक स्वाभाविक आकर्षण है वर्दी के प्रति, और उसका कारण भी आप जानते हैं। वहाँ या तो सेना में जाते हैं लोग निश्चित रूप से, और वर्दी के प्रति, या पुलिस में जाते हैं। और दूसरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि लोगों की भ्रांति है कि डकैत बनते हैं। ये सब सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो भी है, अब तो वो चीज़ वहाँ से समाप्त हो चुकी है, और मध्य प्रदेश पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो निश्चित रूप से ये जो है मुझे मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन था कि मुझे वर्दी पहनना है। एक जोरदार बात आपको ये बताता हूँ, मेरा जब सिलेक्शन हुआ डीएसपी के लिए, तो मैंने अपनी माताजी को बताया। उस समय जीवित थी, उनका उस समय आशीर्वाद हमको प्रत्यक्ष रूप से था, आज भी अप्रत्यक्ष रूप से है। तो वो मेरे को बोली पुलिस की नौकरी में नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले तो बोले नहीं, बहुत काम बहुत होता है, बहुत दिन भर घूमते हैं और जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा नहीं माँ ऐसा नहीं होता है, अब जाना तो है ही, आप बोल रहे हैं तो आप बोलोगे तो नहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं अब तू चला जा। तो बाद में भी जब मेरे साथ में रही कुछ दिनों, तो तब भी वो कहती थी कि यहाँ बहुत काम होता है यहाँ। फिर ये क्रम जो आपका चला, तो क्या पहले मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा में भी अपेयर हुए, और फिर उसके बाद तो ये सिलसिला कैसे पहुंचा, आगे बढ़ा, और इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया? दरअसल मैं जो है पहले मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जी। इलाहाबाद में था चूँकि, तो यूपीएससी का बड़ा स्वाभाविक एक आकर्षण है, तो वहाँ दिया। फिर मैं एक बार प्रीलिम्स पास किया, एक बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया, तो इंटरव्यू तक भी गया लेकिन नहीं हो पाया मेरा जी। तो उसके बाद मैंने जो है स्वाभाविक रूप से एक बार सोच लिया था कि मुझे अब एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मेरे माताजी पिताजी ने कहा कि एक बार ट्राई करके देखो इसमें स्टेट में, तो हो जाएगा। तो अब जो भी था उनका आशीर्वाद था, और पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार में, तो मैं दूसरी बार जब दिया, पहली बार दूसरी कैटेगरी के लिए हुआ था, फिर इसमें जो है डीएसपी बन गया मैं। तो प्रेरणा स्रोत तो मेरे तो जो ये है प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता ही रहे हैं। तो जौरा में घर है हमारा, तो वहाँ पर जो है उस ज़माने में एक डॉक्टर हरी सिंह यादव हुआ करते थे, जो डीएसपी थे। यस बड़े नामचीन ऑफिसर रहे हैं। तो हाँ, तो उनको मैं जब भी देखा करता था तो मैं उनसे मिला भी जाके। वो मेरे एक दोस्त के मामा हुआ करते थे, तो मैं भी अभी भी उनको इसी नाम संबोधन से बोलता हूँ। मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ा आकर्षण हुआ कि बड़ा रुतबे से निकलते थे, कैप ऐप लगा के, और उस समय एंटी डकैटरी चल रही थी। जी। तो वो जो शुरुआत के दिनों में एक जो आप पूछ रहे हैं, एक आकर्षण का ऐसा सब कुछ मिला जुला कारण है, तो जिसके कारण से मैं जो पुलिस सर्विसेज में आया हूँ। आपकी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, और आवाज़ में जो आपका उच्चारण है वो बेहद सधा हुआ है, और भाषा की, हिंदी भाषा की स्पष्टता बहुत साफ तरह से मैं सुन पा रहा हूँ। इसके दो मैं निष्कर्ष ड्रॉ कर पा रहा हूँ। एक तो आपका लिटरेचर में मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि आपकी अभिरुचि होगी, और दूसरा आपकी संगत ऐसे लोगों और ऐसे व्यक्तित्वों के साथ रही है जिनका भाषा पर, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, अच्छा अधिकार रहा है। इज़ इट ट्रू सर? मैं ठीक हूँ? बिल्कुल 100% सत्य बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा हिंदी लिटरेचर के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों से, विशेषकर कवियों से मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उसमें नीरज जी, मैं उनको बहुत का सानिध्य मुझे मिला उनका कई बार। हाँ, तो कुछ दिन मैंने उनके साथ मतलब उनके साथ कई बार मिलने का मौका मिला मुझे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वैसे तो। और इसी प्रकार से जो है शायरों से भी मेरा मेल जोल रहा है, और अभी भी है। मतलब मैं स्टिल आई एम इन टच। तो चूँकि
मैं बड़ी बहुत रुचि रखता हूँ निश्चित रूप से। तो आपका कहना सत्य है, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी सही हिंदी बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज़ में मैं नहीं कहता कि आंचलिक खनक कहीं वो और सुंदर भी लगती है, लेकिन हिंदी भाषा या कोई भी भाषा अपनी स्पष्टता के साथ जब ध्वनित होती है, उसका रेजोनेंस, उसकी गूंज सुनाई देती है तो आनंद आ जाता है। और आपकी आवाज़ में एक क्वालिटी और है जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के लोग कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग लेवल की आवाज़ है, तो उसमें आपकी आवाज़ में एक खनक भी है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ये भी बताइए मुझे कि मैंने हमेशा ये भी पाया है, ये भी मेरा अनुमान है कि माता पिता से गहरा स्नेह रखने वाले व्यक्तित्व गहरे ईश्वरवादी भी होते हैं, तो मेरे इस अनुमान पर भी मुहर लगाएं या फिर कुछ भिन्न हो तो वो भी बताएं। 100% है। और मेरा जो है सनातन धर्म में अगाध विश्वास है, अगाध उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, और उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं जो है अपनी शुरुआत ही जो है अपने दिन की शुरुआत ईश पूजा से ही करता हूँ, क्योंकि और मुझे उनका बहुत ही आशीर्वाद है सदैव से। आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और मध्यम वर्गीय परिवार से आना, ये चीज़ें आत्मबल बने तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इस कार्यक्रम को जो अनेक युवा देखते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं महेंद्र जी, तो हमारे दोनों राज्यों के जो युवा हैं उनका एक्सपोजर प्रयागराज या फिर पटना या जयपुर या चंडीगढ़ या लखनऊ की तुलना में उतना गहरा नहीं है। कारण जो भी हो, सरलता शायद इसका एक बड़ा कारण है कि देश का हृदय प्रदेश और यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, और ऐसा ही छत्तीसगढ़ है। तो आपने कैसे, कभी आपको चुनौती लगी आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, अंग्रेज़ी पर शायद उस तरह की पकड़ का ना होना? जब हम दिल्ली या प्रयागराज या किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में होते हैं तो देखते हैं कि धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलते लोग, क्या आप इससे दो चार हुए इस चुनौती से? मेरा पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ। जी हाँ। तो उस समय मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया था, और तब हमको याद है कि मैथमेटिक्स में हमको हिंदी में पढ़ाया जाता, समाकलन मतलब इंटीग्रल कैलकुलस, तो है ना। तो वो जो है बाद में एक जगह मुझे जब इंटरव्यू हुआ यूपीएससी का, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर इसकी कमी खली उस समय। और वो धारा प्रवाह जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले क्या होता है, पहले हिंदी को पहले कोई भी बात सुनते हैं तो उसको पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं। तो उतना फ्लुएंसी हमारी जो है धारा प्रवाह हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक बात है। तो ये है, लेकिन ये कोई कमज़ोरी नहीं है। और अब तो कोई नहीं है। हिंदी तो भूषण है, भाषाओं का भूषण है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और भाषा तो कोई भी हो, भाषा तो सिर्फ माध्यम है कोई बातचीत करने का, कोई भी हो सकती। सिलेक्शन के बाद सर आप आगे बढ़ते रहे तो कई अलग अलग तरह के अनुभव भी हुए होंगे और मसरूफियत भी बढ़ती चली गई होगी। और इसी बीच में परिवार, खुद अपना परिवार नाम की संस्था की तरफ भी व्यक्ति बढ़ता है। तो घर परिवार का जो सपोर्ट है, चाहे वो आपकी जीवन संगिनी हो, माता पिता का तो स्पष्ट ही है पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा। ये जीवन संगिनी बड़ी अहम होती है सर, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर उनका सपोर्ट है तो फिर सारी चीज़ें बड़ी आसान है। कैसा रहा आपके साथ ये साथ? बहुत अच्छा रहा। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि किसी भी, वो कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के उत्थान के पीछे या उसकी उत्कर्ष के पीछे जो है हाथ एक महिला का होता है। तो पहले मेरी माँ है, और उसके बाद निश्चित रूप से माता पिता तो हैं ही, लेकिन मेरी जीवन संगिनी ने मेरा हर स्थान पर मेरा साथ दिया है। कई बार हम लोगों की ज़िंदगी में कई बार मैं रात भर हमको बाहर रहना पड़ता था इन्वेस्टिगेशन में, या सिटी पुलिसिंग में हम लोग जब डीएसपी थे, एडिशनल एसपी थे उस ज़माने में,
ज़्यादा हम लोगों को रहना, एसपी थे तब भी, तो लेकिन कभी भी कोई किसी चीज़ की कोई इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। और मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और अभी भी करते हैं। आश्चर्य, ये मतलब इतने वर्ष का अनुभव हो गया मुझे भी, और साथ में हम लोग साथ में ही चल रहे हैं जब से, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। परिवार में जो आपके बच्चे होते हैं और जब वो युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनकी राय कई बार मुख्तलिफ होती है, भिन्न होती है। आपके जो बच्चे रहे उन्होंने देखा आपको, तो जब उनसे आपका मित्रवत व्यवहार शुरू हुआ तब किस तरह का अनुभव था? वो आपकी राय से पूरी तरह 100% सहमत रहे, दबाव में तो नहीं, और दूसरा आप भी उनसे सहमत रहे? जी नहीं, सहमत रहने का प्रश्न जो है, मेरी शुरू से एक इच्छा थी प्रारंभ से ही कि मेरा बच्चा एकाध कोई, मतलब तीनों में 3 बच्चे हैं मेरे पास, तो 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और चूंकि पढ़ने में वो बहुत अच्छे थे निश्चित रूप से, और उन्होंने अपनी अपनी विधाओं में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो मेरी इच्छा थी कि कोई प्रशासनिक परीक्षा में भाग ले, यूपीएससी पीएससी में, और यहाँ आए और इस क्षेत्र में सेवा करे। लेकिन शायद उन्होंने मेरी मसरूफियत देखी या ये वाली ज़िंदगी देखी, या उनको पसंद नहीं आया, तो वो अपने फ़न में जो है, वो अपने जो काम कर रहे थे, वो जो उनको पसंद आया वो उन्होंने किया। मेरा बड़े बेटे ने एमटेक किया है आजकल, वो इंदौर में जो है LNCT मेडिकल कॉलेज में वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो वो काम वो कर रहे हैं, और उनकी IT कंपनी भी है, तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और उसके बाद बिटिया है, तो वो मेडिकल अफसर है अभी धार ज़िले में। और उसके बाद छोटा बेटा जो है, उसने IIM काशीपुर से MBA किया है, और वो अभी उसने सर्विस ज्वाइन की है जस्ट, ये बिरला का ग्रुप में जो है, वो ओरिएंट कंपनी में है। तो वो तीनों अपने अपने जगह चले गए। जी, आपके करियर में मैंने देखा कि थीम 1 की भी आपने शुरुआत की थी, तो क्या था ये, और इसकी बड़ी चर्चा भी रही थी? जी, थीम 1 मैंने जो है पहले इनिशियल स्टेज पर मुझे याद पड़ता है, हमने यहाँ नहीं कोड रैट करके एक ऐसा सरोकार शुरू किया था जब खंडवा ज़िले में। उसमें कुछ जो ईव टीजिंग को लेके मेरे दिमाग में था कि जो छेड़खानी होती थी बच्चों की, बच्चियों की, तो हमने बच्चियों के साथ संवाद किया सारे स्कूल्स में जाके, और जहाँ सिर्फ बच्चियों से संवाद करते थे, और उनसे हम लोग पूछते थे कि भाई कहाँ पे क्या होता है। फिर हमने उसमें कुछ टीम्स बनाई, जो टीम्स जाके जो है उनको एक इंडिपेंडेंट नंबर दिया, वो नंबर पे वो लोग कॉल करते थे, और तत्काल वो टीम जो है पहुंचती थी वहाँ पर। तो यही मैंने जबलपुर में भी कायम किया, और जबलपुर में ये काम बड़ा सक्सेसफुल रहा, और मैंने देखा था 20 से 30% जो है क्राइम डाउन हुआ था महिलाओं संबंधी। जब मैं आया रीवा में, तो नशे का कारोबार, कोरेक्स का यहाँ बड़ा प्रचलन था, बहुत ज़्यादा है। तो उस पे हमने यहाँ जितना प्रहार हम कर सकते थे, अभी आपने शायद अखबारों में पढ़ा भी होगा कि बहुत बड़ा हमने यहाँ उनकी जड़ों पे ही प्रहार किया है, और ये काम कनेक्शन, हाँ, और इसमें अभी जारी है हमारा काम। इसके अलावा, ये तो पुलिसिंग की बात होगी, इसके अलावा हम लोग जो है डी एडिक्शन के लिए भी अब बढ़ रहे हैं, और बच्चों के स्कूल्स में जो है जाके उनको डी एडिक्शन की तरफ बात करेंगे, और नशे से जो हानियाँ होती हैं उसके बारे में बताएंगे। मैंने ये भी देखा कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के कुछ अधिकारियों की ज्योतिष में बड़ी गहन रुचि रही है। मुझे नाम याद आता है ऋषि शुक्ला जी का, मुझे नाम याद आता है मकरंद देउस्कर जी का, मुझे याद आता है सिकरवार साहब एक और रहे जो उज्जैन के रहने वाले हैं, आप परिचित होंगे ही उनसे। उनका भी ध्यान आता है, उनकी भी ज्योतिष में रुचि थी। क्या आपका भी कुछ इस तरफ रुझान रहा?
मेरी ज्योतिष में ये है कि मैं ज्योतिष को मानता तो हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं है कि मैं ज्योतिष की तरफ आकर्षित हूँ। लेकिन हाँ, ज्योतिष के बारे में समझता हूँ, पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने जो है शेर व शायरी और कविता मुझे जो है हमेशा से आकर्षण का विषय रही है, और बाकी जो किताबें हैं वो पढ़ता रहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कविताएं भी लिखते हैं या गद्य राइटिंग, गद्य लेखन की तरफ ही रुझान है? मैं मेरा गज़ल राइटिंग में रुचि है, गज़ल और नज़मों में, तो वो मेरी विधा है, तो उस तरफ ही मैं लिखता हूँ। गज़ल याद हो तो उसका कुछ उन्वान हो, या फिर कुछ उसका गज़ल का कोई भी आपको कुछ दो चार उसके शेर याद हो तो इरशाद हो जाए, फिर हमारे साथ हमारे दर्शक भी सुन लेंगे आपकी उस गज़ल के कुछ शेर। जी 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 जी। मैं एक मुझे जो याद पड़ती है अभी, जो एक शेर मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डाला भी था उसको। अगर तू है तो अपने होने की गवाही दे। वाह। अगर तू है तो अपने होने की गवाही दे, ना ज़रूरी है कि तेरी आवाज़ आसमानों में सुनाई दे। ज़रूरी नहीं है। जी बहुत जी। इसको महताब, इश्क के उसी हंसी महताब के किस्से छोड़ो। जो हकीकत है कहो, जो हकीकत है कहो, ख्वाब के किस्से छोड़ो। शाहनामों में गरीबों की जगह है कहाँ, दोस्तों रुस्तमों सोहराब के किस्से छोड़ो। लग गए दोस्त मोहब्बत की तिजारत में समीर, ऐसे बिकते हुए अहबाब के किस्से छोड़ो। तो आपका तखल्लुस समीर मुझे सुनाई दिया? समीर, हाँ जी 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 जी, बिल्कुल सही। वाह। और आपने जो आपकी गज़ल है उससे मुझे एक और किसी नामचीन शायर साहब की गज़ल का एक शेर याद आया। इरशाद। जी जी। जी। जो गज़ल माशूका की जुल्फ़ों में क़ैद है, उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। क्या बात है। जी जी जी। तो आपका भी ये जो क्या बात है, क्या बात है, आपकी जो ये पंक्तियां हैं, ये जो गज़ल आपने कही है, ये मुझे ना इसके साथ में ना एक दुष्यंत कुमार की दो लाइन याद आई कि ये मूरत बोल भी सकती है, ये मूरत बोल भी सकती है अगर चाहो। जी वाह, बिल्कुल सही। अगर कुछ स्वर और शब्द अगर फेंक दो तुम भी, जैसे हमारे यहाँ मानते हैं हिंदू मैथोलॉजी में कि हम मूर्ति के साथ में जब अपने श्लोकों का और पाठन करते हैं तो वो सजीव हो उठती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो वो ही बात शायद कही है इन्होंने। और बड़े रेवोल्यूशनरी लिटरेचर। अरे गजब बात है कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी ट्रेन सी गुजरती है, मैं रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये जो बिंब चुने हैं दुष्यंत जी ने, ये मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में या वर्ल्ड लिटरेचर में भी इट इज़ अ वेरी रेयर काइंड ऑफ थिंग जो हमने देखी है। सर बड़ा मज़ा आया महेश जी, ऐसा लग रहा है ये सिलसिला जारी रखूं और कभी रूबरू मुलाकात होगी तो लंबी बातचीत आपसे होगी। लेकिन बहुत शुभकामनाएं, आप एक नेक मुझे भी इंतज़ार रहेगा आपसे मुलाकात का। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया सर। और एक कॉम्पिटेंट, एक नेक नियत और पुलिसिंग को सामाजिक सरोकार से जोड़कर आगे बढ़ने वाले आप एक अधिकारी हैं, और बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। और मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में भी आपका इंतज़ार हम सभी करेंगे, जिसको बहुत जल्दी हम मूर्त रूप होते हुए देखेंगे। तो अफसरनामा में आज के हमारे मेहमान रहे 2003 बैच के IPS ऑफिसर मध्य प्रदेश काडर के महेंद्र सिंह सिकरवार जी। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर से मुलाकात होगी। नमस्कार।